एवरीवन, वेलकम टू नर्चर केमिस्ट्री। तो आज आपका जो जेई मेंस का 2024 में मतलब इस साल जो अभी जनवरी और फरवरी में, जनवरी एंड और फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ है मेंस का, उसका क्वेश्चंस लेकर आई, उसके सोल्यूशन लेकर आई, उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है उसका भी डिस्कशन है वीडियो में आपका टोटल जो 30 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, हर शिफ्ट में आपका 30 क्वेश्चन आता है ऑब्वियसली। तो उसमें से 10 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेगा, फिर नेक्स्ट डे आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द आपका जो जितने भी शिफ्ट हुए हैं सबके क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा सकूँ। ओके, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है वो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट इनॉल कंटेंट। तो इनमें से कौन सा है चारों ऑप्शन में जिसमें सबसे ज़्यादा इनॉल फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो देखो इनॉल के लिए सबसे मेन, इनॉल क्या होता है कि कीटोन होना चाहिए। इनॉल आपका कार्बोनिल ग्रुप में ही बनेगा है। तो इसके जो अल्फ़ा पोजीशन होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, ये इनॉल का क्राइटेरिया रहता है कि आपका यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी जा कर के ये आपका इनॉल बना सकता है। ठीक है, ये आपका हो गया इन और ऑल, इससे आपका इनॉल का नाम पड़ा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जैसे पहला ऑप्शन है आपका, इसमें 3 कार्बोनिल कार्बन है। ओके, तीनों के पास आपका अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो आपका यहाँ पे कितने बन सकते हैं? तो यहाँ पे आपका 3 इनॉल बन सकता है। ओ, तो इससे आपका हो गया 3। अब जब सेकेंड वाला आप देख रहे हो तो देखो यहाँ पे भी 3 कार्बोनिल है, बट जो इसमें मिड वाला कार्बोनिल है, इनका जो अल्फ़ा पोजीशन है ये ब्लॉक है, यहाँ पे किसी भी तरह का हाइड्रोजन नहीं है, कार्बोनिल ग्रुप है। तो यहाँ पे आपका 2 ही इनॉल ग्रुप बन सकता है। ठीक है, तो अभी तक मैक्सिमम फर्स्ट है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। फिर थर्ड वाले में देखो, ये यहाँ पर क्या है, आपका एक कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन होगा, जिससे आपका एक ही इनॉल ग्रुप बन सकता है, तो ये भी कम है। अब यहाँ पे आपका 2 कार्बोनिल ग्रुप है और दोनों के पास ही अल्फ़ा पोजीशन भी है। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पर भी 2 इनॉल ग्रुप बन जाएगा, बट यहाँ पे भी 2 बन रहा है, तो इसका मतलब आपका मैक्सिमम फर्स्ट में है, तो हाईएस्ट इनॉल कंटेंट फर्स्ट वाले आंसर में है। अब फर्स्ट वाले को देखो, इसका एक और रीज़न क्या है कि आपका यहाँ पे जो इनॉल का फॉर्मेशन होगा तीनों, उससे ये एरोमेटिक ग्रुप बन जाता है, ये आपका एरोमेटिक होता है। तो ये आपका कीटो इनॉल, आपको समझ आ गया कि इसमें सबसे ज़्यादा आपका फर्स्ट वाला आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था बेसिकली, अगर देखा जाए तो क्वेश्चन इजी ही आया था केमिस्ट्री से। तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा हुआ है। वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए एक पॉइंट, इस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें कंजुगेशन भी रहे और नॉन कंजुगेशन भी वाले कंपाउंड्स रहे, तो सबसे पहले जो जितना ज़्यादा कंजुगेटेड होगा, ठीक है, मोर कंजुगेशन, ठीक है, मोर एसिडिक। तो पहला वाला जो ऑप्शन है ये क्या है, BuOH शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है तो आपका ब्यूटेन, ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका, इसमें किसी भी तरह का कंजुगेशन नहीं होता है। ठीक है, 4 कार्बन हो गए, कोई कंजुगेशन नहीं है, तो ये सबसे लेस एसिडिक होगा, तो ये ऑप्शन तो कट गया आपका। ठीक है, और देखो जब भी एसिडिक पूछ रहा है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसमें जहाँ पे भी हाइड्रोजन वाला केस आता है, तो आपका क्या होता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ आपको देखना है, तो सबसे पहले ना ये देखो, ये सोचो कि जो हाइड्रोजन एटम है वो कौन सबसे जल्दी रिलीज कर देता है। जो सबसे जल्दी हाइड्रोजन देना चाहेगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, तो उस पर देखो। और अब हाइड्रोजन कौन सबसे जल्दी देगा, जिसका आपका हाइड्रोजन देने के बाद इसका प्लस चार्ज होगा, उसके देने के बाद क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो जो कंजुगेट बेस रहेगा वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, कंजुगेट बेस जो होगा स्टेबल कंजुगेट बेस जो होगा वो आपका ज़्यादा एसिडिक होगा, मोर एसिडिक। ठीक है, तो इस केस में देखो आपका क्या, बाकी तीनों ऑप्शन जो फिनॉल का ऑप्शन है। ठीक है, तीनों में आपका फिनॉल है। अब इस फिनॉल के में देखो आपका जो भी सब्स्टिट्यूट है, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फिर यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो आपका जो फिनॉल का कंजुगेट बेस बनेगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के पे हाइड्रोजन अगर यहाँ से निकाल दिया जाए तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू पूरे रिंग में आपका मूव करता रहेगा,
तो वो निगेटिव चार्ज को जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डीस्टेबलाइज करता है। निगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो डीस्टेबलाइज करता है। और नेगेटिव चार्ज को आपका वही, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो आपका क्या करेगा, स्टेबलाइज्ड करेगा। ठीक है, तो फिनॉल के केस में आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है डीस्टेबलाइज कर रहा है, तो मतलब जो आपका कंजुगेट बेस होगा, कंजुगेट बेस क्या है आपका यहाँ पर, फिनॉक्साइड आयन O-, ये जो आपका कंजुगेट बेस है फिनॉल के केस में, वहाँ पे आपका डोनेटिंग ग्रुप डीस्टेबलाइज करेगा, तो यानी कि नेगेटिव चार्ज जहाँ जहाँ जाएगा वो डीस्टेबलाइज रहेगा। तो ये आपका जो कंजुगेट बेस है ये आपका उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हुआ ना, इसको तो डीस्टेबलाइज कर रहा है। तो आपको सीधा देखना है जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो आपका ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो रिंग बन रहा है आपका, ये आपका ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, तो अब देखो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में क्या है, दोनों में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, लेकिन जिसमें जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो उतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज्ड करेगा। तो जितना ज़्यादा आपका कंजुगेट बेस स्टेबल होगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों? उतना ही जल्दी वो हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देना चाहेगा और स्टेबल होना चाहेगा। तो आपका इसका करेक्ट आंसर फोर्थ है। आंसर के साथ साथ मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी बता दिया, तो आपको इसमें पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स याद रखना है। ठीक है, ये आपका पूरा रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट वाले सारे में आ जाता है। नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिस्टेबलाइज करता है, उल्टा उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करता है। अगर पॉजिटिव होता तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इन चारों में से कौन सा है जो कि एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है। ठीक है, तो आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, सारा हेलोजन का आपका एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका राइट आंसर होता है फ्लोरीन। इसका रीज़न ये है ना कि आपका फ्लोरीन का जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स जो फ्लोरीन का होता है वो यहाँ पे वैकेंट नहीं होता है, यानी कि क्या हो गया, नो। तो ये रीज़न है, इसमें एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है आपको -1। जैसे अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन बना के देखो तो आएगा आपको 1s2 2s2 9 होता है। ठीक है, अगर अब यहाँ पे 3 वाले लाओ, 3s 3p 3d। ठीक है, तो इनका जो एनर्जी लेवल है ये n=2 है और ये n=3 है, तो इनका एनर्जी लेवल अलग है। ठीक है, तो इनमें जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि जो इलेक्ट्रॉन है p का वो यहाँ से एक्साइटेड होकर के जंप नहीं कर सकता है, क्योंकि इनमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। वही अगर क्लोरीन का ले लें, ठीक है, क्लोरीन आपका 17 हो गया। तो अब यहाँ पे अगर 3d है तो 3d वाले देखो इसी एनर्जी लेवल में है, इसका n तक इलेक्ट्रॉन्स है और सेम एनर्जी लेवल है d का, तो इसका इलेक्ट्रॉन्स p का d में जंप करना आसान है, एक्साइटेशन इसमें होता है। इसलिए क्लोरीन के केस में एक से ज़्यादा आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है, बट फ्लोरीन में नहीं मिलता है, क्योंकि क्लोरीन में आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है, सेम ही एनर्जी लेवल पे है। अगेन उसी तरह ब्रोमीन और आयोडीन के साथ भी वही है, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बट फ्लोरीन हमेशा आपका एक ही करता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो देखो ये आपका एक साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, चारों ही ऑप्शन में आपका साइक्लोहेक्सेन 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 दिया है, तो ये तो आपका है। आपको बस जो भी इसमें आइसोमर, जो भी इसमें आपके सब्स्टिट्यूट ऐड हैं, ब्रांचेज हैं, उसको आपको सही तरह से काउंट करना है। तो जहाँ जितना ज़्यादा मैक्सिमम ब्रांच होता है नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आप नंबर करो 1, यहाँ 2 ब्रांचेज हैं तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। फिर बात आता है 2 यहाँ लिखे या 2 यहाँ लिखे। ठीक है, बट उसके बाद जो सबसे क्लोज आकर के आपका दूसरा ब्रांच आएगा ना, नंबर वहाँ से कंटिन्यू करना है। तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया आपका 6। तो 6 का तो आपका साइक्लोहेक्सेन हो गया। ठीक है, वो करेक्ट है। 1 में आपका क्या हो गया, डाई मिथाइल। 3 में आपका क्या हो गया, 1 फिर आपका 3 में क्या है, 3 इथाइल। तो अब बात आता है आपका कि डाइमिथाइल पहले आएगा कि इथाइल पहले आएगा। तो जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है ना कि ई पहले आता है आपका एम से, तो उसी वे में हम लोग नेमिंग भी करते हैं। तो यहाँ पे आपका हो गया 3 इथाइल
1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो सेकेंड वाला आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपका रिंग दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि जो कंपाउंड दी हुई है वो आपका एलिसाइक्लिक है, एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है या ए साइक्लिक है, ठीक है। ए साइक्लिक आपका क्या हो जाता है, जो आपका नॉर्मल चेन होता है, ठीक है, ये आपका ए साइक्लिक होता है। चलो अगर आपको पता नहीं है कि ये कंपाउंड किस कैटेगरी में आता है तो आप इसको फिर भी कैसे आंसर निकाल सकते हो। तो ए साइक्लिक मेरे को लगता है सबको पता ही होगा। ए साइक्लिक आपका मतलब ए लग गया है, साइक्लिक का मतलब साइकिल, आगे ए लग गया तो जो चीज़ जिसमें किसी भी तरह का रिंग नहीं बन रहा है वो ए साइक्लिक होता है। तो ये ए साइक्लिक तो है नहीं, ठीक है, साइक्लिक है, तो फोर्थ ऑप्शन कट गया। एरोमेटिक होने के लिए आपका क्या होता है, कंजुगेशन होना मस्ट होता है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक हो उसका उसके लिए उसका कंजुगेशन होना मस्ट होता है। रिंग और कंजुगेशन दोनों ही होना चाहिए। रिंग तो ये है बट किसी भी तरह का कंजुगेशन नहीं है, तो ठीक है, तो ऑप्शन 2 भी कट गया। अब आता है एंटी एरोमेटिक का। एंटी एरोमेटिक होने के लिए भी उसमें रिंग तो है, ये कंजुगेशन होना जरूरी होता है, ठीक है, एंटी एरोमेटिक होने के लिए। बस इसमें क्या होता है कि वो हक्कल रूल फॉलो नहीं करता है तो एंटी एरोमेटिक हो जाता है, बट इसमें किसी भी तरह का कंजुगेशन नहीं है, तो ऑप्शन 3 भी कट गया। तो आपका ऑप्शन क्या बच रहा है, ऑप्शन 1 ही आपका बच रहा है, जो कि ए साइक्लिक है, सॉरी, जो कि आपका एली साइक्लिक है। किसी को अगर नहीं भी पता होगा कि एली साइक्लिक क्या होता है तो भी आप बाकी तीनों को तो फैमिलियर हो गए ही, तो ये आपको ऑप्शन कट करके भी आंसर मिल जाएगा। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो एरोमेटिक नहीं होता है, कंजुगेशन नहीं रहता है, साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, वो आपका एली साइक्लिक कंपाउंड्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो पोलर यानी कि आपको फाइंड करना है कि किसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो आपका पोलर मॉलिक्यूल्स होता है। पोलर का मतलब ही ये है कि दो एंड जो है आपका उसका जो आपका चार्ज है पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव तो दूसरा स्लाइटली निगेटिव होना चाहिए, दोनों का चार्ज जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, दोनों एंड बेसिकली डिफरेंट रहना चाहिए। तो जो फर्स्ट केस है इथाइलिन का, वहाँ पे देखो आपको दोनों एंड जो है वो सेम ही है, ठीक है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे किसी भी तरह का चार्ज डेंसिटी दोनों का डिफरेंट नहीं है, दोनों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। सेकेंड केस जो है आपका, ये आपका क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल है बट इनके जो चार लिगेंड है टेट्राहेड्रल के वो सेम नहीं है, 3 क्लोरीन है और एक आपका हाइड्रोजन है। तो अगर आप इसका ड्रॉ करोगे तो कुछ यूं बनेगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव आपका चार्ज है वो इस तरह से पुल होगा और जो निगेटिव चार्ज है क्लोरीन का वो अपने साइड चार्ज इलेक्ट्रॉन का जो है वो अपने साइड खींचेगा इस तरह से। तो आप ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पे जो म्यू है वो आपका 0 के बराबर नहीं होगा, कुछ होगा वो तो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आपका जो ओवरऑल जो डायरेक्शन हो जाएगा डाइपोल का वो इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका लिगेंड डिफरेंट है तो ऑब्वियसली चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका सबका डिफरेंट है। तो ये आपका पोलर होता है, करेक्ट आंसर सेकेंड ही है। बट थर्ड का भी देख लो, ये टेट्राहेड्रल है, जब भी टेट्राहेड्रल होगा और वो स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल होने का मतलब है आपका चारों लिगेंड सेम है तो वो स्फेरिकल है। ऑक्टाहेड्रल के केस में भी अगर 6 लिगेंड आपका सेम है तो वो भी स्फेरिकल हो गया, तो यहाँ पे भी आपका म्यू जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो CCl4 में जो आपका म्यू है यानी कि डाइपोल मोमेंट वो 0 होगा। फिर आता है मीथेन, यहाँ पे ये भी टेट्राहेड्रल है, चारों लिगेंड हाइड्रोजन है तो स्फेरिकल हो गया, तो म्यू आपका क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये आपका नॉन पोलर हो गया, तो आपका पोलर सिर्फ इसमें सेकेंड वाला है CHCl3 करेक्ट आंसर है। तो सेवेंथ क्वेश्चन आपका है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सेंट्रल एटम हैज़ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। इन चारों का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको सेंट्रल एटम पता होना चाहिए कि इन चारों में कौन कौन है। जैसे फर्स्ट केस में आपको समझ आ रहा है कि हाँ सल्फ़र है, सेकंड में भी पता चल रहा है सल्फ़र है, ठीक है, फिर थर्ड और फोर्थ का बात आ जाता है कि हाँ क्या है। तो देखो ऐसा है ना कि डायरेक्ट आंसर का भी डिस्कशन करके निकल सकते हैं, बट अगर सब क्वेश्चन के साथ आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट पता चल रहा है तो आप उसको एक कॉपी में नोट करते चलो। अब जो एग्ज़ाम आएगा अप्रैल में, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। इतने सारे क्वेश्चन है कि सबके कॉन्सेप्ट मिलकर के काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्वेश्चन के साथ ही क्लियर हो जाता है। जैसे लास्ट क्वेश्चन जो था आपका, उसमें देखो आपको डाइपोल मोमेंट के बारे में, पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में एक आइडिया आपको लग गया, ठीक है, बहुत सारा इससे कॉन्सेप्ट निकला, स्पेरिकल का निकला, फिर उसके उसी तरह यहाँ पे आपका एरोमेटिक साइक्लिक इसका निकला,
फिर आपका यहाँ पर नेम वाले में तो चलो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है, फिर भी आपको एक बेसिक रूल तो यहाँ पर पता चला नंबरिंग का कैसे करना है, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर उसी तरह क्या है, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें आपको हेलोजन का कॉन्सेप्ट पता चला। उसी तरह इसके पहले जो आपका ऑर्गेनिक का था, तो सब में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको आप एक जगह नोट करते हुए। तो सेंट्रल एटम देखो, आपको सेंट्रल एटम के लिए क्या क्या पॉइंट्स, ठीक है, मैं सिंपल पॉइंट्स में ही आपको सारी चीज़ बता रही हूँ, वैसे ही देख लो आप। तो सबसे पहले आपको नोटिस करना है कि लोअर नंबर, जो ये आपका नंबर होता है ना कि टोटल नंबर कितने, जैसे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, तो सबसे पहले तो देखना है कि लोएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर ऑफ एटम, और आपका होता है एंड जो भी एटम होगा, एंड द एटम डेट, जो कि आपका सबसे ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, एंड द एटम डेट कैन फॉर्म द, ठीक है, जो भी एटम हो आपका, वो सबसे ज़्यादा बॉन्ड बना सकता हो, ठीक है। अगर ये मैच हो जाए, मतलब अगर दो एटम हो, एटम ए और बी, दोनों का नंबर ऑफ बॉन्डिंग बनाने का सेम हो, दोनों ही सिंगल हो, तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है। जब ये नहीं हो, ठीक है, फर्स्ट दो नहीं हो, तब फिर आपको देखना है, मतलब ये दोनों अगर सेम हो जाए, ठीक है, लिख दे दूँ मैं। सेंट्रल एटम होने का यही क्राइटेरिया है कि आपका सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कि लोएस्ट नंबर होना चाहिए मॉलिक्यूलर फार्मूला में, और उसका सबसे ज़्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन वो कर सके। लेकिन अगर सेम हो जाए, ठीक है, सेम नंबर हो जाए और सेम बॉन्ड फॉर्मेशन। अब फाइंड करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहला वाला है SO3, ठीक है, सल्फर का आपको निकालना है। तो ऑक्सीजन का आपका कितना होता है, -2 हो गया, तो ये हो गया आपका ×3, ठीक है, 0, क्योंकि इसका ओवरऑल चार्ज 0 है यहाँ पर, तो ये हो गया +6, ठीक है। आपको +4 निकालना है, तो ये आंसर नहीं है, ठीक है। ये है आपका H2SO3। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर है, ठीक है, यहाँ पे भी सल्फर था, यहाँ पे भी सल्फर है। क्यों, क्योंकि सल्फर जो है आपका मिनिमम नंबर है, प्लस सबसे ज़्यादा बॉन्ड भी आपका सल्फर बना सकता है, तो ठीक है। ऑक्सीजन और सल्फर में उसका मिनिमम है, हाइड्रोजन से ज़्यादा बॉन्ड बना सकता, तो सल्फर आपका सेंट्रल एटम है। तो सल्फर को आप X मानो, और फिर आपका यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना हो जा रहा है, +1 -2, ये है आपका +2 + x -6, तो यहाँ पे आ गया आपका -4, तो ये हो गया x = +4, ठीक है। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। और जब आप एग्जाम में भी सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर अगर आपका +4 से मैच हो गया, तो आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी दो को चेक करने का ज़रूरत नहीं है। बट अभी यहाँ पे क्या है, देखो, इस जब आप थर्ड वाला निकालोगे, तो इसका सेंट्रल एटम क्या होगा, मिनिमम नंबर, तो देखो हाइड्रोजन और सल्फर दोनों का नंबर सेम है, ठीक है। बट एक और क्राइटेरिया था ना, जो सबसे ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है, तो हाइड्रोजन और सल्फर के केस में सबसे ज़्यादा बॉन्ड सल्फर बना सकता है, ठीक है। तो सेंट्रल एटम क्या होगा, सल्फर होगा। थर्ड, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बात आता है, वो तब जाएंगे जब ऊपर के दो जो क्राइटेरिया है वो पूरे नहीं होते हैं, मतलब वो दो क्राइटेरिया सेम हो जाएगा, तब हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे। सबसे पहले तो हम एटम का काउंटिंग और उसके मैक्स बॉन्ड कितना बना सकता है वही कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फर ही सबसे ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो आप सेम उसी तरह इसका भी निकाल सकते हो। ऑक्सीजन का आपका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, सल्फर को x मानो क्योंकि आपको निकालना है, और हाइड्रोजन +1 हो गया, हो गया +2 + 2x, ठीक है, दो सल्फर है सेम। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा -14, 7 × 2 14 = 0, ओवरऑल चार्ज 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, +2x -12, 0, तो x आपका कितना हो गया, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो +6, तो ये भी +4 नहीं है। तो इसी तरह से आपको निकालना है, मतलब दो सल्फर है ना यहाँ पे, तो दोनों सल्फर का चार्ज +6 है, ठीक है, यही सेंट्रल एटम भी है। सेम उसी तरह आपको BaSO4 का भी निकाल के देख लेना, ये आपका होमवर्क रहा, ये आप चेक कर लेना सेम मेथड से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछा हुआ क्वेश्चन है, इट इज़ गिवन डेट रेडियस ऑफ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट इज r, तो आपको फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट निकालना है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखो आपको पूरा फॉर्मूला तो यूज़ करना नहीं है, ठीक है, मास क्या नहीं है उतना जानने का ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ये लिखो कि यहाँ पे, क्योंकि r के ही फॉर्म में आंसर भी है, ठीक है, तो रेडियस क्या है उसको ज़रूरत नहीं है। तो r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका, मतलब बोर्स रेडियस जो होता है आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n² / z के, ठीक है, इसी का यूज़ करते हैं। तो
अब यहाँ पर के क्या करना है आपको, प्रोपोर्शनैलिटी हटाना है तो क्या कांस्टेंट आ जाएगा, तो मान लिया के, ठीक है। अब हो गया आपका एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। तो थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए यूज़ करें तो यहाँ पे थर्ड के लिए क्या आर का आर ही हो जाएगा, के आपका रह गया, और एन क्या हो गया, थर्ड का मतलब है यहाँ पर, ठीक है, कि एन आपका 3 है, ऑर्बिट नंबर आपका 3 है या एनर्जी लेवल आपका 3 है, और फोर्थ का आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, तो ये आपका हो गया 9k डिवाइडेड बाई जेड, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट निकालना है, तो आप फोर्थ के लिए कर लो इक्वल्स टू के, क्योंकि वो कांस्टेंट है तो वो सेम ही रहेगा ना हर जगह, तो एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, तो यहाँ पे हो जाएगा के, एन स्क्वायर आपका यहाँ पे क्या है 4, ठीक है, तो 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, फिर हो गया आपका 16k डिवाइडेड बाई जेड, ठीक है। अब यहाँ पे के की वैल्यू बैठा दो, यहाँ से आपका के का वैल्यू निकलेगा ना, के इक्वल्स टू हो जाएगा जेड आर डिवाइडेड बाई 9, तो यहाँ पर अब लिखो R4 जो फोर्थ ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं 16, के का वैल्यू लिख दो यहाँ से, ये हो गया आपको जेड आर डिवाइडेड बाई 9, और इसका ऑलरेडी जेड है इंटू 9, ठीक है। तो जेड जेड तो कट गया आपका, तो यहाँ पर आपका हो गया क्या 16/9 आर, ठीक है, ये आपका फर्स्ट आंसर है 16/9 आर, तो बस इतना ही आपको सॉल्व करना था। सिलेक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस, ठीक है, आपको इसमें बताना है, एसिड बेस से क्वेश्चन है आपका ये, आपको कौन सबसे ज़्यादा ब्रॉन्स्टेड बेस है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो आपको बताना है इसमें। तो बेस का आपका मतलब क्या है, डोनेशन ऑफ लोन पेयर, ठीक, कौन कितने आसानी से जो अपना लोन पेयर है ना वो प्रोटोन को दे सकता है, ठीक है, बॉन्ड बनाने के लिए, जो जितनी आसानी से अपना लोन पेयर डोनेट करेगा वो उतना अच्छा बेस होगा, ठीक है। तो अब फर्स्ट वाले केस में देखो यहाँ पर आपका क्या है, जो लोन पेयर है ना नाइट्रोजन का, वो क्या होता है आपका डीलोकलाइज होता है दोनों रिंग के साथ, एक इस रिंग के साथ भी और आपका इस रिंग के साथ भी डीलोकलाइज्ड होता है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो आपका फ्री नहीं है डोनेशन के लिए। अब ये बात करेंगे कंपैरिजन के हिसाब से, ठीक है, तो सेकंड भी देखते हैं। तो सेकंड वाला जो NH2 है इसके भी जो लोन पेयर है वो भी आपका क्या होता है डीलोकलाइज होता है रिंग के साथ, ठीक है। बट यहाँ पे देखो 2 रिंग है, यहाँ पे 1 रिंग है, ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला तो सेकेंड वाले से भी कम, मतलब फर्स्ट वाला जो होता है आपका ज़्यादा वीक हो गया सेकंड वाले से, ठीक है, तो इसको तो अब ही काट दो आप। सेकंड और थर्ड में अब देखो इसका लोन पेयर जो है ये भी आपका रिंग के साथ डीलोकलाइज है, मतलब इन तीनों के नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ना वो उतना फ्री नहीं है डोनेट करने के लिए, ठीक है। अब फोर्थ वाले में देखो इसका लोन पेयर फ्री है, किसी भी तरह का डीलोकलाइजेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है, किसी भी तरह का कंजुगेशन है नहीं, तो डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या है फ्री है हाइड्रोजन को डोनेट करने के लिए, ठीक है, प्रोटॉन को डोनेट करने के लिए इसका इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा फ्री है, तो ये क्या होगा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ये इन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ड होगा, बेस सब है बट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कुछ है तो वो आपका फोर्थ वाला है कंपेरेटिवली बाकी सबसे, ठीक है। सबसे वीक जो है आपका वो फर्स्ट वाला हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका एसिडिटी वाला था, ठीक है, उसमें भी आपको देखना था कि कौन कितनी इजीली हाइड्रोजन दे सकता है, और जब आपका बेस का बात आता है तो आप देखो कि कौन कितना आसानी से लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ओके, तो इसका आपका एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है, तो आप इस तरह से भी कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो, ठीक है। ये एफ ब्लॉक का है, एफ ब्लॉक का आपका लेंथेनाइड का एलिमेंट है ये, ठीक है, और इसके लिए अगर आपको पूरा एलिमेंट्स का सीरीज़ याद है तो आप इसका फट से आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो ये एफ ब्लॉक का है जिसमें आपका LA से स्टार्ट होके, ठीक है, तो इनका ट्रिक है आपका सीने पर नदिया प्रेम से समाई यूं गदगद, तो मैं अभी पूरा नहीं बता रही हूँ, मैं जब इसका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का वीडियोस आएगा उसमें पूरा बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको किसी न किसी ट्रिक से आपको ये याद रखना है, सीने पर नदिया प्रेम की समाई यूं यूं गदगद तब दिल हुआ अरे तुम यूं भी लूटे, ठीक है।
इस तरह से अब किसी को नोट करना है तो इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं आगे बढ़ती हूँ। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है आपका लेंथेनाइड वाले में, लेंथेनम का जो है उसको छोड़ करके आगे देखते हैं। तो आपका जेनन पहले लिखते हैं, ठीक है। सब में जेनन है भी, जो कि आपका 56 होता है। उसके बाद आपका आता है 4F 5D 6S2 6S2। फिर आता है आपका PR के लिए। तो यहाँ पर फिर आपका क्या होता है, जेनन तो सब में कॉमन है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका 4F 2 के जगह क्या हो जाता है, 3 हो जाता है और 6S2 होता है। तो कॉमन पार्ट आपका क्या है, सब में 6S2 रहेगा, ठीक है। लेंथेनम में भी 6S2 रहेगा, जितना भी आपका आएगा सब में 6S2 रहेगा। आपका जो F ब्लॉक है उसी में वेरी होता रहता है। तो जब ND आता है आपका, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाता है, 4F4 6S2 हो जाता है, ठीक है। आपको इसका पूरा सीरीज वाइज याद है तो आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन भी उस तरीके से याद रहेगा। और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिया है तो आपको सिंपल एटम का बताना है, तो यही होगा। अगर चार्ज होता तो फिर आपका अलग हो जाता। तो फिर देखो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन कहाँ है, फर्स्ट वाला का कॉन्फ़िगरेशन आपका यही है, फर्स्ट वाले ही आपका आंसर है। और इसमें से कोई भी मैच भी नहीं हो रहा, देखा जाए तो इसमें से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी नहीं होता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे जो आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं मेंस के उसके साथ, ठीक है। और जो अभी आपका यहाँ पर एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स यूज़ हुआ है, इसका ट्रिक मैं एक सेपरेट वीडियो में, ट्रिक वाले वीडियोज़ में लेकर के आऊँगी जल्दी। उसमें मैं बताऊँगी कि इसको कैसे एलिमेंट्स को आपको याद करना है, ठीक है। तो अगला आपका क्वेश्चंस जो है इस तरह से 11 12 जितने आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं इसके बाद के, वो सारे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।